हो गए अपन धीरे धीरे। ठीक है, बड़ी आवाज़ आ रही है लास्ट तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ है। नहीं, मेरा पर्सनल भी है। हाँ हाँ, मोनेटाइज हो गया, कल ही हुआ है। उस पर क्या है, अभी रिसेंट पे काम करना चालू किया है अभी। बनाया था ये दो चार चार पाँच महीने पहले बनाया था, फिर बीच में ध्यान दिया नहीं था। अभी जस्ट लास्ट 15 दिन से ध्यान देना चालू किया तो हो गया। मेरे नाम से फेमस हो गया मैं। क्या सर? रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं अपन? हो गई? ठीक है। क्या नाम क्या है? जस्ट आप अगर मेरा नाम भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मेरे 100 पेजेस दिख जाएंगे आपको यूट्यूब पे भी। बट ठीक है, वहाँ पे मैं आपको ऑडिट और लॉ पढ़ाते हुए नहीं दिखूंगा। मैं बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई ऑलवेज फॉलो दैट। कोई मैं ऐसा काम नहीं करता जहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो। है ना, सही बात है ना? इसलिए ये मैं मेरे असिस्टेंट ने कहा था। ठीक है सर, ये कर दो। मेरा वीडियो वायरल हो रहा था? अच्छा, आप लोग के बीच में? कौन सा वाला? कौन सा वाला? आहा, अच्छा वो डांस वाला। समझ गया, ठीक है। कर लेना यार कभी भी। चलिए। हो गए सब हो गया, वो पहले हो गया था। एक बार मैंने पेपर चेक करवाया था, उस पेपर चेक में एक के अंदर, उसके अंदर 22,000 व्यूज़ आ गए थे और 1,000 घंटे उसी से मिल गए थे, एक वीडियो से। उसके बाद मेरे को लगा कि यार पोटेंशियल तो है, कर लेते हैं, फिर इसको बढ़ा लेते हैं इसको, इसलिए मोनेटाइज हो गया। हाँ चेक कर लिया ना मैंने। पेज नंबर बताएंगे प्लीज़ आप? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, करेक्ट। चलिए, सबसे पहले तो कल अपन ने बात करी थी किसके बारे में? कल अपन ने बात करी थी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और उसके बाद अपन बात कर रहे हैं नेचर ऑफ, ठीक है, ऑडिटर्स और नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो इसमें चार बातें थी, याद है? कितनी बातें? कौन कौन सी चार बातें थी? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर उसके बाद अपन ने देखा था टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड, ठीक है, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स दैट अफेक्ट दी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो अदर मैटर्स बोल दिया उसको अपन ने। इसके अलावा अपन यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या इन्वॉल्व होता है उसके अंदर? जजमेंट बाय दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जहां पे जजमेंट आ जाता है वहां पे ट्रू एंड करेक्ट नहीं आ पाता, ट्रू एंड फेयर आ पाता है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, इसमें क्या बोलता है ये? द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है, टू दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी। किस तरीके की एंटिटी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरीके का यहाँ पे जजमेंट यूज करेगी एंटिटी। In addition, any financial statement items involve subjective decisions or assessments or a degree of uncertainty. There may be a range of acceptable interpretations or judgments that may be made. तो अलग अलग तरीके की क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की जजमेंट्स, डिसीजंस, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आते रहते हैं। एंड देयर में भी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन, जो मैंने आपको कल समझाया था। एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन होते हैं कि आप
जैसे 3% से लेकर 7% तक अपन एक्सेप्टेंस रख देंगे कि इससे लेकर इस रेंज तक का अगर पीएफडीडी बनाया है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। याद है कल मैंने आपको बताया था, विद दैट रेंज वी कैन सेलेक्ट दैट रेंज, हम लोग उस रेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप लोग को मैं बताता हूँ याद करने का, यहाँ तक याद कर लीजिएगा, इन एडिशन वाला इग्नोर कर सकते हैं आप। हाँ मतलब ऐसे याद नहीं हो पाती चीज़ें अदरवाइज, इसलिए द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरए टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दी एंटिटी। आप यहाँ तक याद कर सकते हैं। ये जो है ना ये वाला, इसको रहने दे सकते हैं, और इसके अंदर आप ये यहाँ से याद कर सकते हैं, देयर में बी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट दैट में बी मेड। डन। ये बीच वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये क्या इजीली याद भी हो जाएगा। डन। आगे देखें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लाइन तो इतनी सी है, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। प्रैक्टिकली एक तो मैंने आपको क्या बता दिया, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर यहाँ पे जो ऑडिट करने आ रहा है वो क्या है, दैट इज लाइक अ वॉचडॉग, ही इज गोना एक्ट लाइक ए वॉचडॉग। इट्स एन ऑडिट नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहली बात तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सिर्फ ऑडिट करने आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके पास क्या होता है, टाइम होता है, उसको टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, बट प्रैक्टिकली ऑडिट में इतना टाइम डेडिकेट नहीं किया जा सकता है। तो ये बोलता है प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। सर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस तो समझ आ गई, लीगल लिमिटेशंस किस तरीके के, टाइम। भाई कंपनी मेरे को 31 मार्च के बाद बुला रही है, कंपनी का यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा 30 सितंबर को, कंपनी को यहाँ पे एजीएम बुलानी है। जनरली कंपनी एजीएम बुला लेती है कब तक, ठीक है, जुलाई अगस्त में कंप्लीट कर देती है कंपनी काम। यानी कि मार्च में मेरे को अकाउंट्स मिलेंगे, मेरे को 1 से 2 महीने के अंदर अंदर उसको चेक करना है, तो मेरे पास टाइम ही कितना लिमिटेड हो गया कि 1 से 2 महीने के अंदर मेरे को इस काम को पूरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चेकिंग करो। क्लियर हो गया क्या? तो इसीलिए क्या बन जाता है, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट जो है वो एंटिटी के सारे काम होने के बाद चालू होगी, पहली बात तो ये। दूसरा, ऑडिट जो है उसमें आपके पास प्रैक्टिकली बहुत कम टाइम होता है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ऑडिट में आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, जितना टाइम, जितने पैसे उतना काम, सिंपल सी बात है। नहीं तो यू गोना लूज दी अपॉर्चुनिटी। भाई कॉस्ट आपकी क्या लगेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी ना, सिंपल सी बात है। तो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हैं ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अब ये जो नीचे फॉर एग्जांपल दे रखे हैं ना, ये नीचे क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। क्या है ये, एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक के जो है ना ये एग्जांपल्स चल रहे हैं आपके, ओके फाइन। तो ये पॉइंट तो खत्म हो गया, इतना सही था पॉइंट तो नीचे क्या चल रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहे हैं, ओके। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड इंटेंशनली द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। ऐसे 580 याद है क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसकी आती है, मैनेजमेंट की आती है। सो देयर कुड बी ए चांस कि मैनेजमेंट हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट से हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हमें, ठीक है, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हमने मांगी है, जो कि आपने यूज़ करी है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, वो एंटिटी ने प्रोवाइड करने से मना कर दिया। समझ आया क्या? अब बताओ मुझे कि प्रैक्टिकली आपके लिए ढंग से ऑडिट कर पाना पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल लिमिटेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन। ये एक एग्जाम्पल है भाई, पॉइंट तो आपका खत्म हो गया कि प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि ऑडिटर ऑडिट एविडेंस क्यों ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको और क्लियरली समझाने के लिए, तो हम इस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे याद करना जरूरी नहीं है, 2 एग्जाम्पल याद किए, 1 एग्जाम्पल याद किया, सफिशिएंट है, बरोबर। आगे देखें अपन, जल्दी बताइए।
आगे दे रखा है फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। अब अगर एंटिटी ने, ये तो क्या है, एंटिटी का लिमिटेशन है कि एंटिटी ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करे। यहां पता है क्या हो रहा है, यहां हो रहा है फ्रॉड। क्या हो रहा है? फ्रॉड इन्वॉल्व हो रहा है। अब फ्रॉड अगर होता है तो ऐसे ही होता है क्या? मतलब किसी बंदे ने फ्रॉड किया तो कोशिश नहीं करेगा फ्रॉड को छुपाने की? भाई एंटिटी में रहना है तो फ्रॉड तो छुपाना पड़ेगा ना। मेरे को तो लगता है हर बड़ी कंपनी में फ्रॉड होता ही है, मतलब तो छुपा लिया जाता है, छोटी मोटी बातें तो छुपा ली जाती है। लेट्स टॉक अबाउट अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, झोल झाल नहीं होगा कि उसमें कुछ? झोल झाल के बारे में तो लोगों को वैसे ही पता है कि आज की डेट में कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है। हाँ, दो कंपनी इज बिकमिंग सक्सेसफुल, अगर कुछ भी, अगर कंपनी का जो कंपनी इज लाइक प्लेइंग ब्लाइंड, ऐसा होता है ना सट्टा, वो चल रहा है कंपनी के अंदर। कुछ भी अगर उल्टा हो गया तो कंपनी डूब सकती है, कुछ भी अगर गड़बड़ कर गया तो कंपनी डूब सकती है। समझ रहे हो बात को? अब इसने झोल झाल करके, ठीक है, इसको भी खरीद लिया, क्या नाम है, एनडीटीवी। एनडीटीवी को 500 रुपये 400 रुपये का एक शेयर बनता है एनडीटीवी का, ठीक है, 500 रुपये का 60 रुपये के हिसाब से खरीद लिया। हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है वो बाद में कभी बताऊंगा। 60 रुपये के हिसाब से इसने खरीदा एनडीटीवी को, ठीक है, बहुत सस्ते में, थोक के भाव, ठीक है। तो आपको पता है ये बेसिकली क्या है, देयर कुड बी ए चांस कि किसी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा हो। अच्छा, वो जो फ्रॉड हो रहा होगा ना, वो कौन कर रहे हैं? वो उसके एम्प्लॉयज कर रहे हैं, या मैनेजमेंट कर रहा है, डायरेक्टर्स कर रहे हैं, और बहुत ही केयरफुली प्लान करके करते हैं। देखो, फ्रॉड के अंदर आपको सोच समझ के काम करना पड़ता है। क्या होता है, गलती हो जाती है तो जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चेक आप बैंक में जमा कराना भूल गए, फिर तो जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगी कि यार चेक का वो बैंक में पेमेंट आया नहीं, इतने दिन हो गए, बैंक को चेक करा, अरे यार ये तो चेक का पेमेंट नहीं आया, बाद में पता लगा, याद आया कि अरे तो जमा कराना ही भूल गए थे। सो एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली। एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली, क्योंकि उनको छुपाने की हरकतें या कोशिशें नहीं की जाती है। मगर फ्रॉड को छुपाने के लिए कोशिशें करी जाती है, फ्रॉड को छुपाने के लिए कोशिशें करी जाती है। अब एक एग्जांपल देता हूं। एक एम्प्लॉय ने क्या किया, एक एम्प्लॉय ने कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। मान लो जैसे ये है, आपका नाम बोलो एक बार। जोग, ठीक है, जोग ना, जोग, संजोग वाला जोग, है ना भाई? हाँ, तो जोग है। अब क्या हुआ कि ये कंपनी में जॉब करता है, तो ये कौन है, एक तरीके से कैशियर मान लो इसे, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट मान लो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, उस कंपनी से, ठीक है, कुछ पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब जाना था इसे घूमने के लिए कहीं, कहीं से डिमांड आई थी, ठीक है, कि चलते हैं घूमने, बोला ठीक है। अब इसको पता है पैसे है नहीं इसके पास, तो इसने फ्रॉड करके कंपनी से पैसे निकाल लिए। किसी क्लाइंट का एडवांस मनी आए थे, तो किसी क्लाइंट का एडवांस मनी निकाल लिया इसने। तो इसने शो क्या किया बुक्स में कि एडवांस मनी कम आया है, या फिर एडवांस मनी पूरा दिखा दिया और फिर कहीं ना कहीं से कोई फेक विड्रॉल दिखा दिया। ओके, अगली बार किसी और से पैसे आए, तो इसने क्या किया, जिस और से पैसे आए थोड़ा सा पैसा वहां से निकाल के दूसरे क्लाइंट में डाल दिया, जिसका प्रोडक्ट बेचने का टाइम आने वाला है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद पैसे आए, तीसरे से निकाल के दूसरे में डाल दिया, फिर चौथे का पैसा तीसरे में डाल दिया, फिर सैलरी वैलरी से पैसे इकट्ठे करके फिर खुद ने डाल दिया। पैसा रिटर्न कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज कर लिया इसने, और धोखा तो है ही। इट्स लाइक इसकी टोपी उसके सर टाइप्स वाला काम कर लिया इसने। फ्रॉड है कि नहीं है? इसको छुपाया कि नहीं छुपाया? एंट्री में अगर ऐसा होता कि किसी पर्सन ने 50,000 रुपये दिए, बट गलती से 5,000 की गलती से एंट्री हो गई, तो उसको तो रेक्टिफाई किया जा सकता है कि अरे यार गलती से हो गई थी, इसको सही कर दिया। तो एरर को छुपाने की कोशिश नहीं की जाती है, बट फ्रॉड को छुपाने के लिए सोफिस्टिकेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं, उसको लेयर किया जाता है। भाई आज सोचो ना यार, ब्लैक का वाइट कैसे हो रहा है, ब्लैक मनी वाइट मनी कैसे कन्वर्ट हो रही है? लेयरिंग कर करके, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर इतनी परतें चढ़ा देते हैं ये लोग, ठीक है, कि उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी तो नहीं ढूंढ पा रहे। आज जैसे बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, तो बॉलीवुड के बारे में सबको पता है, एवरीबडी नो दिस थिंग, कि उनके पास फाइनेंसेस आते कहाँ से हैं। इतनी जो फ्लॉप हो रही है मूवीज, उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है?
फिर भी कमा कैसे रहे हैं, ठीक है, फिर भी प्रॉफिट में कैसे जा रहे हैं, ठीक है, इन सब की फीसेस कहाँ से निकल रही है, तो वहां से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करा जा रहा है, ठीक है। दिखाया जाता है मूवी को कि मूवी बनी है 50 करोड़ की, पर अंदर ही अंदर जो कैश में खर्चे होते हैं उसको नहीं दिखाते ये लोग। कमा ली थी मूवी तो हो गया ब्लैक का वाइट, समझ आया। भाई मूवी बनी 100 करोड़ की, बैंक से दिखाया 50 करोड़ का खर्चा, 50 करोड़ का जस्टिफिकेशन दे दिया, तो अब 50 करोड़ पीछे से लगा दिए, अब जो 50 करोड़ पीछे से लगा दिए, ठीक है, उससे क्या हुआ, इनकी 100 करोड़ की मूवी तैयार हो गई। 100 करोड़ की मूवी ने प्रॉफिट कमाया मान लो 300 करोड़ का, तो 200 करोड़ कमा लिए ना। वो एक्चुअली में कमाए कितने थे कंपनी ने, वो कमाए तो उन्होंने 100 करोड़ ही, बट उन्होंने फेक रिसीट्स दिखा के उन्होंने 200 करोड़ दिखा दिए और 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। इधर से उनको टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताना चाहते वो लोग कि हमने किस तरीके से कमाया। सो उस इलीगल एक्टिविटी को छुपाने के लिए ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए तैयार है वाइट मनी में। समझ आ गया भाई लोगों को। अगर कोई एक नंबर से बिजनेस से पैसा कमा रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी अपने पैसे को शो करने में, बट अगर आपका बिजनेस ही कुछ इलीगल एक्टिविटीज है वहां से उसको वाइट दिखाने में तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसलिए तो दिस इज हैपनिंग हियर, इस तरीके की चीजें हो रही थी। ओके, तो फाइनली लोगों को पता लगने लग गया था, फाइनली लोगों को सब समझ आने लग गया था, ठीक है। बॉयकॉट बॉलीवुड चालू हो गया। इस साल की शायद 20 बॉलीवुड मूवीज आई है, 20 की 20 फ्लॉप। हाँ, और साउथ की सारी मूवीज हिट, ठीक है। हाँ, दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग जस्टिस विद आवर कम्युनिटी, और सही बातें दिखाते हैं, ठीक है। इस मूवी के अंदर अब देखना ब्रह्मास्त्र, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग तो देखेंगे। किस किस का इंटरेस्ट है ब्रह्मास्त्र देखने में, और किस किस ने देख ली, मतलब इंक्लूडिंग देख ली, किस किस का इंटरेस्ट है और इंक्लूडिंग देख ली, एक बार वापस हाथ ऊपर करना। ऐसे काफ़ी कम लोग हैं यार, ठीक है, कोई ना। देख ली, कैसी लगी आपको? ठीक है, मज़ा नहीं आया ना? ठीक है, हाँ वो तो है ही, बॉलीवुड से व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। चलो देखो अब आगे, मतलब मेरे को लगता है 400 करोड़ में बंदे ने मूवी बनाई है, तो 400 करोड़ तो थोड़ा पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, फ्रॉड में इन्वॉल्व सफिस्टिकेटेड। अब फ्रॉड में क्या होता है, सफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही ध्यान से एंड बहुत ही प्यार से और केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स होती है, डिजाइन टू कंसील इट, मतलब आप इतना प्यार से उसे छुपाने की कोशिश करते हो, सारी तैयारी करके रखते हो, कोई पॉइंट ना रह जाए इसको पकड़ में आने का। जैसे क्या होता है घर में अपन क्या करते हैं, घर में अपन ने गलती से ग्लास या कप तोड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे केयरफुली छुपाने की कोशिश करेंगे, यस और नो। झाड़ू लेके आएंगे, ठीक है, उसको लेंगे, उसको समेटेंगे, ठीक है, रैप करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है, जितने भी ग्लासेस लगे हुए थे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा लगे जितने थे उतने हैं, ठीक है। केयरफुली डिजाइन स्कीम लेके आएंगे एक, ओके। साफ सफाई कर देंगे, एकदम ऐसी सफाई कर देंगे कि ताकि गलती से ये ना दिख जाए कि कुछ तो टूटा था, व्हीकल को पता चले, ठीक है, कि सफाई के टाइम पे पता चल गया कि यार ये चाय का ये जो हैंडल है, ये जो हाथ वाला है, ये कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कप तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये कहाँ से नजर आ रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब आप समझ सकते हो मम्मी की आंखें, मम्मी की, ठीक है, मम्मी की आंखें सच में इन्वेस्टिगेटर वाली होती है ना, सही बात है कि नहीं है। सो एवरी मॉम इज अ बॉर्न इन्वेस्टिगेटर। पापा ध्यान नहीं देंगे और मम्मी को पता नहीं कैसे, उसके बाद भी वो पता नहीं उनको कैसे पता लग जाएगा, मतलब आपका सच, आपका जो झूठ है, ये जो आपने माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी है, ज्यादा चल नहीं पाएगा, एक दिन तो उनको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इनको गिना हुआ होता है। किसी दिन रिलेटिव्स आए घर पे, चाय वगैरह बन रही है, ये कब कम कैसे हो गए। ठीक है, अब आपने बहुत लेयरिंग करने की कोशिश कर ली, बट आप पकड़ में आ ही जाओगे, देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप पकड़ में आ ही जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ये फ्रॉड है। फ्रॉड में इन्वॉल्व सफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। आपने बहुत तरीके से केयरफुली और बहुत ही इस तरीके की स्कीम बनाने की कोशिश करी जिसको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, ताकि आप उस फ्रॉड को छुपा सको। अब यार ऑडिटर है, लेट्स कंसिडर पापा एज एन ऑडिटर,
ठीक है, एक बार पापा को अज्यूम करते हैं, उनको पता लगेगा? उनको यही नहीं पता होगा घर में कितने कप है, उनको यही नहीं पता होगा घर में कितने कांच के ग्लास है, नहीं पता होगा उनको कांच के कितने बर्तन रखे हुए हैं, उनको नहीं पता। ठीक है, उनको खाना मिल जाता है टाइम पे बस ये होता है, डन, यही होता है। ठीक है, तो जैसे ऑडिटर आया, उसको क्या पता? उसको भी नहीं पता चीज है। अब उसको जो दिखाया जा रहा है वो तो वही देखेगा ना, क्योंकि वो अपनी तरफ से जाके इनडेप्थ चेकिंग तब करेगा जब उसको शक होगा। अब उसको शक ही नहीं हुआ तो मम्मी घर पे आई, एकदम आपने सफाई करके एकदम चमचमा दिया एकदम सब कुछ, मम्मी को शक ही नहीं होगा कि यहां पे ग्लास टूटा था। अब जब तक उनको शक नहीं होगा तब तक ऐसा थोड़ी है कि अरे मेरे बच्चे तो नालायक एक नंबर के, ठीक है जाके पहले कप चेक करके आती हूँ, पहले ग्लास चेक करती, ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं पे भी, हाँ या नहीं? हाँ, बट अगर ये शक तब हो सकता है जब मैंने किचन गंदा छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं किचन में जाके कुकिंग करता था ना, तो फिर जब तक उसकी सफाई नहीं हो जाएगी तब तक किचन में मम्मी का काम नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं खाना बनाने के लिए, जब मैं एक्चुअली जैसे सीए फाइनल के अंदर घर पे रहते थे, सीए फाइनल के टाइम पे, आईपीसीसी के टाइम पे, अब वो एक तरीके से होता है ना, उस ड्यूरेशन में तो हाउस अरेस्ट होता है इंसान, घर से कहाँ ही निकलेगा। अब रात को पढ़ाई करते टाइम पे 2 बजे लग रही है भूख, अब क्या चाहिए? 2 बजे क्या मिलेगा तुम्हें? मैगी। ठीक है, 2 बजे तुम्हें क्या मिलेगा? मैगी या सैंडविच, करेक्ट। अब सैंडविच भी मिल सकते हैं तुम्हें। अब तुम्हारे अंदर का एक शेफ जागता है, ठीक है, तुम्हारे अंदर का एक शेफ जागता है, और उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि तुम ही हो वो जो एक्सपेरिमेंट करके इस दुनिया को बदल सकता है तो खाने के टाइम पे तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा एक साइंटिस्ट जागेगा अंदर से। ओके, अब तुम लोग जागे, 2 बजे तुम गए किचन के अंदर, ठीक है, कि यार ये अब नॉर्मल तरीके से मैगी बन सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें रात को 2 बजे अनियन काटने हैं, टमाटोज काटने हैं, ठीक है, और फिर पता नहीं 3-4 चीजें और काट के फिर उसके अंदर उसको फ्राई करोगे तुम पहले। तो मैं क्या करता था, उसको करते टाइम पे ये प्याज के छिलके स्लैब के ऊपर, ठीक है, ये टमाटर की गंदगी, ठीक है, उसके बाद फिर काटा पीटा सब बनाया, ठीक है, मैगी ली और वो भी सब छोड़ के, फिर अगले दिन जो डांट पिटती थी भाई साहब, वो गजब डांट देती थी। ठीक है, और जो मम्मी सुबह से चालू होती थी, और मैं जस्टिफाई करता रह जाता था मम्मी को कि मम्मी मैं आधे घंटे पहले ही सोया हूँ, ठीक है मगर नहीं चल पाता था। फिर अगले दिन से मैंने ध्यान देना चालू किया कि नहीं, खाओ तो ठीक है, बट ये सब साफ करके डस्टबिन में डालना भी ज़रूरी है, ठीक है। और जो आपने जो जिस बर्तन में मैगी बनाई है और जो नीचे मैगी चिपकी है, उसको कौन हटाएगा भाई? उसको पहले साफ करना पड़ेगा तुम्हें फिर मैंने डिस्कवर किया था कि जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद इसको थोड़ी देर पानी में छोड़ दो तो अच्छे से साफ हो जाता है तो आपने भी किया ऐसा बस मैं वही बता रहा हूँ ना, ये होता है, दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो करा हुआ अपना फ्रॉड है ना रात को, उसके बारे में मम्मी को पता नहीं चलेगा बट उनको फिर भी पता लग जाता है, पर फिर भी पता लग जाता था। तो वो है, मैं कह रहा हूँ ना आपको, शी इज एन इन्वेस्टिगेटर, बट देयर फॉर ऑडिटर। मेरे को ऐसे खाने के एक्सपेरिमेंट्स की आदत पड़ी थी, इसलिए मैंने कैफे चालू किया था। हाँ, तभी तो उसमें 350 वैरायटी डाल दी मैंने तो एक्सपेरिमेंट मतलब अपनी सीए फाइनल की पढ़ाई के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से गेन करी हुई नॉलेज से भी कमाना चाहिए। देयर फॉर ऑडिट प्रोसीजर यूज टू गैदर ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे ताकि आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सको। मे बी इनइफेक्टिव for detecting an intentional misstatement that involves, for example, collusion to falsify documentation, which may cause the auditor to believe that audit evidence is valid where it is not. अब एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना। आप लोग, मैं एक मतलब परचेजर हूँ, मैं गुड्स खरीदता हूँ, मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मान लो इससे गुड्स खरीद रहा हूँ मैं। अब ये बंदे से मेरी बात हो गई कि है ना 50% बिल के साथ, 50% बिना बिल के साथ। हमारा डिस्कशन हो चुका है, 50% बिल, 50% विदाउट बिल। मैंने इसे 50 लाख का सामान खरीदा, 25 लाख का बिल के साथ, 25 लाख का बिना बिल के साथ, जीएसटी बचाने के चक्कर में, जीएसटी एंड टैक्स बचाने के चक्कर में, ठीक है। अब इसने क्या करा, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने आके 25 लाख का बिल देखा, 25 लाख की बिल की सेल्स देखी, बाकी सेल्स मैं कैश में कर रहा हूँ, उसके बारे में मैंने ऑडिटर को बताया नहीं। ऑडिटर ने इसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ऐसे 505 में कन्फर्मेशन ले लिया, इसने 25 लाख के लिए हाँ कर दिया, बोलो पकड़ पाएगा ऑडिटर? बस। The auditor is neither trained nor expected to be an expert in the authentication of documents. तो ऑडिटर इतना ट्रेंड नहीं है भाई इन चीज़ों के अंदर।
हमने क्या कि सीबीआई के अंदर बैठ के, क्या ईडी के अंदर बैठ के कोई ट्रेनिंग ली है क्या हम लोग की? हाँ, 6 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे, नहीं है ना? तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, जितना मिल गया उतना ठीक है। हाँ सर बोलो, कुछ पूछना चाहता है कोई? हाँ, स्टॉक की काउंटिंग हो सकती है ना। दो गोडाउन रख रखे हैं उसने, और हमें यार उसने अमाउंट बता रखा है सिविल के अंदर, क्वांटिटी नहीं बता रखी। कुछ इस तरीके से कर रखा है वो, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा रहता है तो वो दो गोडाउन रखता है। ठीक है, लाइक गोडाउन है, उसके अंदर से अपने को पता नहीं है, आगे से एक और दरवाज़ा खुलता है, उसके पीछे एक और गोडाउन है, वो उसने नहीं बता रखा, फिर क्या करें? ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने भी ऐसे ही किया था पहले, उस टाइम पे 1991 से पहले देयर वर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन वाज ए कंप्लीटली लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी को अबॉलिश करके बाद में सरकार ने इसे लिबरलाइजेशन कर दिया। तो अगर किसी को अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता था ना, तो पहले लाइसेंस लेना होता था, और सरकार लाइसेंस देती नहीं थी। दे वांटेड टू कंट्रोल दी आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, और आउटपुट को कंट्रोल करना चाहती थी। तो फिर धीरू भाई अंबानी की जो मूवी आई थी ना, गुरु, उस मूवी के अंदर भी दिखाया था, ठीक है, कि दिख रहा है ये फैक्ट्री चल रही है, यहाँ पे 50 लोग काम कर रहे हैं। तो कोई रिपोर्टर आए थे, कोई जानकार आए थे, तो धीरू भाई अंबानी तो तबीयत खराब थी, वो तो जा नहीं पाए, तो उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा कि ठीक है तुम जाओ और तुम जाके इनको बता देना। तो वो आए, बोले अच्छा इतना ही काम है, बोले हाँ इतना ही काम है। फिर उन्होंने बटन दबाया, एक बटन दबाते ही ये दीवार खुली पूरी की पूरी, और उसके अंदर जितनी ये फैक्ट्री दिख रही है उसकी 10-20 टाइम्स दिख रही है वहाँ पे। इतना इतना एक्सपोर्ट होता था उस टाइम पे, ठीक, इतना ज़्यादा बिजनेस। तो उसने क्या करा, फोटो वोटो ले ली, फिर न्यूज़पेपर में डाल दी। उसके बाद उनके ऊपर केस हो गया था इन डैट मूवी, उस मूवी के अंदर केस हो गया था, और वैसे ही हुआ भी था। ठीक है, हाँ सच्ची है ये, वैसे ही करते थे। उन्होंने तो पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सबक सिखा दिया था। जो थे ना मनु मानिक, हाँ बियर कार्टल, मनु मानिक, स्कैम 1992 देखा है? स्कैम 1992 के अंदर एक तो हर्षद मेहता, और एक उसके अगेंस्ट जो पूरी की पूरी टीम थी। ठीक है, तो मनु मानिक जो कि बीएससी का चेयरमैन था वो, और उसके अलावा राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही वही मनु मानिक एंड टीम। तो ये मनु मानिक एंड टीम ने रिलायंस को भी एक बार ऐसे ही लिया था कि ठीक है, बोले रिलायंस के साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो रिलायंस को, क्योंकि क्योंकि ये बियर ग्रुप है, एक होता है बुल। तो बुल क्या करता है, बुल ने जब किसी को मारता है ना, ठीक है, तो ऊपर उछाल के मारता है, ये बुल ऐसा होता है, खत्म। तो इट्स लाइक शेयर मार्केट में बुल रिफ्लेक्ट करता है मार्केट को ऊपर, और बियर क्या करता है, नीचे पटक के मारता है। ठीक है, नीचे हट और फिर हैं पैर से कुचल देता है। तो इसलिए बियर को अपन रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट डाउन जाने से। दैट इज द रियल लॉजिक बिहाइंड अप एंड डाउन, बरोबर। अभी हुआ क्या कि मनु मानिक और टीम ने प्लान किया, यार काफ़ी दिन से रिलायंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, करते हैं इसके साथ, शॉर्ट सेल कर देते हैं। अब शॉर्ट सेल क्या होता है? शॉर्ट सेल का मतलब होता है कि आपके पास शेयर्स नहीं है, फिर भी आपने बेच दिया, तो आपको शेयर्स लाके देने पड़ेंगे उसके, मतलब आपको फ्यूचर में उसको खरीदना पड़ेगा। तो अगर हमने सोचा कि हम तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हम मान लो 100 करोड़ के शेयर्स बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं मार्केट में 100 करोड़ के शेयर्स, तो जैसे ही हमने 100 करोड़ रुपए के शेयर सेल कर दिए, मार्केट में एकदम से सोचेगा अरे यार रिलायंस के शेयर गिर रहे हैं, 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 तो लोग बेचेंगे। तो लोग बेचेंगे तो हम सस्ते में खरीद लेंगे, तो हम 50 करोड़ में, 60 करोड़ में खरीद लेंगे। ठीक है, इससे हमें 40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ये उन्होंने सोचा। बट उनको पता नहीं था कि वहां पे पापा बैठे हैं। ठीक है, तो जैसे उन्होंने ऐसे किया, तो धीरू भाई अंबानी बैठे, बोले क्या हुआ? बोले सर ऐसे ऐसे हुआ। बोले ठीक है, फॉरेन गए, फॉरेन से फंड उठाया, ठीक है, और सारे के सारे जितने भी इनके शेयर्स मार्केट में मिल रहे थे, सारे के सारे खरीद लिए, सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए, सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। जैसे उन्होंने सारे के सारे शेयर्स खरीदे, शेयर का भाव बढ़ गया। अब ये जो शॉर्ट सेल जिन्होंने किया था, क्योंकि इनको क्या है, इन्होंने बेच तो दिया मगर इनको खरीदना भी है, अब खरीदने के लिए माल होना भी चाहिए, माल ही नहीं मिल रहा मार्केट में। ये लोग गए, अरे रिलायंस के शेयर्स खरीदने, कोई बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि रिलायंस के शेयर्स मिल ही नहीं रहे। तो रिलायंस के शेयर्स मिल ही नहीं रहे, कहीं किसी के पास शेयर्स ही नहीं है, इनके ऊपर लग गई ज़बरदस्त पेनल्टी। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि हम किसी को भी टारगेट कर लेंगे, बट नॉट दिस गाय, नॉट दिस धीरू भाई अंबानी। तो उसके बाद से लेकर अब तक आप देख लो, ना धीरू भाई अंबानी के ऊपर कभी टारगेट हुआ था,
और ना ही उनके बच्चों के ऊपर किसी ने टारगेट किया था। ठीक है, कोई नहीं। अब मुकेश अंबानी यार कोई नहीं कर सकता भाई, ना अडानी के ऊपर ना मुकेश अंबानी के ऊपर, कोई टारगेट कर ही नहीं सकता। एक बंदे ने गलती से लेटर भेज दिया था, आपने अगर देखा हो तो, पत्थर लिया बॉलीवुड स्टाइल, उसके ऊपर पेपर रैप किया, और मुकेश अंबानी के घर में इतनी हाई अलर्ट पे था पूरा मुंबई। उसके बाद है ना, दो जो घूमने आए थे वो लोग ऐसे ही यूपी वाले थे, तो ऑटो वाले को बोलते हैं, अरे मुकेश अंबानी का घर किधर है भैया, दिखा दीजिए ना। ठीक है, तो उसने क्या किया, पुलिस वालों को अलर्ट भेज दिया। वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर पहुंचे, इधर पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे, हाँ बेटा उतर। 2 दिन तक जेल में थे वो। कि क्यों पूछा, तो वो बोले अरे सर हम तो जेन्युइनली घूमने आए थे। सारे जस्टिफिकेशन दिए, 2 दिन के बाद उनको छोड़ा। इतना हाई अलर्ट पे था। मैं जब मुंबई था ना, तो मैं मुंबई था तो उस टाइम पे ऐसे ही मेरी बात हुई थी, तो मेरे को ऑटो वाले ने बोला, सर सर अंबानी के घर मत जाइए सर ठीक है, बोले सर, मैंने कहा अंबानी के घर के बाहर क्या चल रहा है, मतलब पता तो था ही ना उस टाइम पे, तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोले सर रहने दो सर। ठीक है, हाई अलर्ट पे, हाई सिक्योरिटी पे। उसने तो रास्ते से ले तो गया था, बोल दिया था उसने फोटो वोटो मत लेना। तो उसके घर के बाहर से हम निकल तो रहे थे, और निकलने के बाहर थे भाई टैंक लग रहे हैं उसके घर के बाहर। मतलब मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट के घर के बाहर कम सिक्योरिटी रहती है, अंबानी के घर के बाहर ज्यादा। और कम से कम नाना करके 20-25 गार्ड्स पुलिस वाले होंगे मुकेश अंबानी के घर के बाहर, कम से कम बता रहा हूं मैं। गली कोई बहुत बड़ी नहीं है उसकी, छोटी सी गली है उसकी। ठीक है, और घर तो सर दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे महंगा घर। बट हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब यूं, ऐसे रास्ते यूं हैं उसके अजीब से, ढलान वलान जाके बेकार। गली में मजा नहीं आया बेटी को ज़्यादा बढ़िया गली दे रखी है, बेटी को ज़्यादा बढ़िया रोड दे रखी है। इसकी उसकी डॉटर का घर भी उसके घर से 3-4 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, मरीन ड्राइव पे। तो मरीन ड्राइव में सी फेसिंग घर है उसकी डॉटर का। ठीक है, वो अच्छा है, अच्छा है। चलो सारी बातें छोड़ो, इधर आ जाओ। ठीक है, एन ऑडिट इज एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल, इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गई क्या? ऑडिट क्या नहीं है? into alleged wrongdoing. Accordingly, the auditor is not given specific legal power such as power of search, which may be necessary for such an investigation. हो गया क्लियर? डन? ठीक है, अब एक काम करो, नीचे नीचे आओ, इसके इसी इसी इस पे यहाँ पे देखना। ऑडिट इज नेवर नेवर स्टार्टेड विद अ प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव नोशन बताया था मैंने, क्या होता है? पहले से माइंड में, बरोबर 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 बरोबर, हाँ जैसे वही, about that state of affairs, about wrongdoing, about some wrong having been committed, the auditor seeks to report whether he finds in normal course of examination of accounts. तो ऑडिटर कोई प्री कंसीव नोशन के साथ यहाँ नहीं आ रहा है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स को लेके, रॉन्ग डूइंग को लेके उसको नहीं पता ऐसे कुछ के बारे में। ऑडिटर तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन करने आता है, बस। डन? ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं देखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। A partnership firm of chartered accountants SW and Associates was appointed to audit the books of accounts of Efficient and Vibrant Limited. नाम देखो तुम, Efficient and Vibrant Limited, for the financial year 2021. While auditing the books of accounts of the above mentioned company, Mr. S, one of the partner of SW and Associates, observed that management and other senior employees of the above mentioned company are not cooperating in providing required information for the purpose of audit to him. Cooperate नहीं कर रहे, and his audit team members नहीं कर रहे. This is not an cooperative behavior. This not so cooperative behavior of management and senior employees of the Efficient and Vibrant will act in an inherent limitation of SW and Associates. ठीक है, thereby preventing the auditor from expressing an opinion on the financial statement of the above mentioned company. अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर यहाँ पे ओपिनियन क्या देगा? हाँ, अगर सारे की सारी चीज़ों से रोक दिया, बिल्कुल ही ओपिनियन नहीं दे पा रहा, तो डिस्क्लेमर। और अगर वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद, कि उसके पास तरीका है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद वो ओपिनियन दे पा रहा है, तो वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर क्वालिफाइड कर देगा। समझ आ गया? मतलब अगर आप बिल्कुल ही रोक दो उसे काम करने से तो डिस्क्लेमर, अगर आप काम करने से रोक रहे हो बट एक 2-4 प्रोसीजर से रोक रहे हो, 2-4 चीज़ों में रोक रहे हो, तो क्वालिफाइड। बरोबर? ठीक है, एडवर्स भी दे सकता है ना। डन है क्या? दोनों पॉइंट्स आ गए समझ में, एग्जाम्पल समझ आ गए। नेक्स्ट आता है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दी बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। भाई साहब तुम पैसे कितने दे रहे हो ऑडिट करने के?
एक बात बताओ, जैसे हम एक बैंक ऑडिट पे गए, 7 दिन की बैंक ऑडिट थी, ठीक है। अब बैंक का तो काम बहुत ज़्यादा होता है, लेट से बैंक में हम लगा देते पूरा 1 साल। बैंक ऑडिट की फीस थी हमारी 4.5 लाख। 7 जनों का पार्टनरशिप फर्म है, 7 जनों की टीम में 4.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए बैंक ने हमारे पे अलग से खर्च करे थे। ट्रेन का टिकट्स, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। 7 लोग जने गए थे, 7 लोग गए थे, फिर दो लोग वापस आ गए थे, 5 लोग थे, तो खर्चा तो होता ही ना यार। तो करीब 1.5 लाख रुपए बैंक के खर्च हुए थे। 6 लाख रुपए बैंक ने खर्च कर दिए मोटा मोटी। काम चल जाएगा क्या हम लोग का 6 लाख में? हाँ, 7 लोग के ऑडिटर का काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना पड़ेगा ना। मैंने आपको ऑडिट बताई थी क्या उसकी? हाँ, 5,000 वाली, जिसमें हमारी डिमांड थी 10,000 चाहिए हमें। तो 5,000 यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है ना भाई। आज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आज हर इंसान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप जॉब करने गए, बात समझना। जयपुर में मान लो एक जने को 10 लाख का पैकेज मिल गया, और वही दिल्ली में आपको 12 लाख का पैकेज मिल गया। कौन सा ज़्यादा बेटर है? क्यों? और जयपुर में मान लो खुद का घर है, और बेस्ट है। मतलब कम से कम 15-16 लाख का पैकेज चाहिए इसको मैच करने में, करेक्ट ना? और मुंबई में तो कम से कम 20-22 लाख का पैकेज है। 20 लाख तो मान लो आप, रेंट ही बहुत ज़्यादा है वहाँ का। अगर आप थोड़ी सी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो ना, थोड़ा सा ढंग का आपको कमरा चाहिए रहने के लिए, तो रेंट्स ही बहुत ज़्यादा है वहाँ के। समझ रहे हो? तो फिर क्या करे इंसान? तो इसीलिए क्या है, पैकेजेस हाई चाहिए। अच्छा, वहीं पे अगर आपको यूएस में जॉब मिल जाए तो और ज़्यादा चाहिए। वैसे यूएस में, एक्चुअली यूएस में परचेसिंग पावर पैरिटी का रूल चलता है, पीपीपी कहते हैं इसे। परचेसिंग पावर पैरिटी इज लाइक कि आज इंडिया के 1 रुपए और यूएस में खर्च करने जाओ तो ऑन एन एवरेज 3.5 रुपए का खर्चा होता है। मतलब इंडिया में कोई सामान आपको 1 रुपए का मिल जाता है, 100 रुपए का मिल जाता है, तो वही चीज़ वहाँ पे करीब 350 रुपए के आसपास की मिलती है। हाँ, ये एवरेज प्राइस है, कोई चीज़ थोड़ी सी कम की, कोई चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा की, ये हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, बट दिस इज़ द थिंग। समझ आ गई बात? ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी चलती है। क्या चलती है? परचेसिंग पावर पैरिटी का रूल चलता है। क्लैरिटी है? ठीक है भाई। तो जैसे वहाँ पे अगर आप बर्गर खाने जाते हो, तो बर्गर जस्ट लाइक $3 का बर्गर हो गया, तो $3 का एक बर्गर हो गया, तो यहाँ के हिसाब से तो बर्गर आपको 20 रुपये 40 रुपये का मिल गया। लेट्स से मैकडोनल्ड्स का बर्गर आई गेस 43 रुपीज़ और समथिंग कुछ का आता है, 40 रुपये का मान लो एक बार मोटा मोटी। और वहीं पे वो बर्गर कितने का हो गया? 240 रुपये का। सर 80 रुपये चल रहा है सर, 79 के आसपास चल रही है, और ये अभी और भी नीचे जाएगा। देयर कुड बी ए चांस। हाँ, नीचे जाएगा मतलब आईएनआर नीचे जाएगा। इन कंपैरिजन टू आईएनआर हमारी वैल्यू और डिप्रिशिएट होगी, ठीक है। तो देयर कुड बी ए चांस कि 85 तक पहुंच जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर। पैसा नहीं है ना सरकार के पास। मैंने आपको रीजंस बताए क्यों डॉलर नीचे जा रहा है। डॉलर नीचे जाने के 2-3 रीजंस बताता हूँ। पहला रीजन तो यह है कि वर्ल्ड बैंक से हमने कुछ उधार लिया था, वो उधार चुकाने का टाइम आ गया। वो उधार चुका रहे हैं, हाँ, हम लोग यूएस डॉलर में उधार चुकाना है हमें। तो यूएस डॉलर में उधार जो चुका रहे हैं ना हम लोग, तो यूएस डॉलर अगर उधार चुकाएंगे तो हमारी तरफ से क्या हो गई, एक तरीके से डिमांड बढ़ेगी ना हमारी, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो इसलिए क्या है, इसलिए यूएस डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। पहला रीज़न ये है। दूसरा क्या है, यूएसए में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो यूएसए में इन्फ्लेशन चलने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो पहले क्या होता था, यूएस से पैसा लोग उधार लेते थे और इंडिया में एफडीआई कर देते थे, इन्वेस्ट कर देते थे। अभी क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है, करेक्शन चल रहा है, वहाँ पे खुद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वो ल्यूक्रेटिव नहीं रहा लोगों के लिए कि यार पहले हम यूएस में 5% पे 3% पे उधार ले लिया, और 1-2% का एक्सचेंज रेट का खर्चा करके हमने 12% पे इंडिया में दे दिया। अब वहीं पे इंटरेस्ट रेट अगर डबल हो जाती है, तो इंडिया में बिजनेस में इन्वेस्टेड हमारा पैसा जो है ना, वो हमारे लिए वो नहीं है, ल्यूक्रेटिव नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो पैसा विड्रॉ कर लो। तभी सिर्फ यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है, बाकी कोई करेंसी इंक्रीज नहीं हो रही। आप देख लो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो सब डाउन और जा रहे हैं, बल्कि वो तो उनकी तो वैल्यूज कम और होती जा रही है, मगर यूएस डॉलर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है जो मैंने आपको बता दिया, उधार चुकाना और
ठीक है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कोई नया पैसा इन्वेस्ट नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई वहाँ से, इसीलिए क्या है ये चीज़ें हो रही है, बरोबर। इसका पूरे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। RBI बोल रहा है कि मेरे बस की नहीं है, ऐसी हालत है RBI की। हाँ, मतलब RBI की कंट्रोलिंग लिमिट से बाहर जा चुका है इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर। The matter of difficulty, time or cost involved is not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative. देखो, सबसे पहली बात तो बोल दिया कि यार matter of difficulty, time or cost involved is not itself is a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative. देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑडिट प्रोसीजर्स करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर करने का तरीका है, जिसमें आपको स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक बच्चा मेरे पास आया, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, लेट्स से, ठीक है, एग्जांपल है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया एंड वो बोला कि सर मैं ऐसे काफ़ी पुअर फैमिली से हूँ, ठीक है, गरीब हूँ, मेरे को सर आपसे ज़्यादा नहीं, मेरे को सर आपसे 4-5 क्लासेस ही चाहिए, ठीक है। बोले सर आप क्या फीस लोगे, ठीक है, या फिर मैंने कहा फीस कितनी देगा, एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा ही लेते हैं, ठीक, मैं लालची हूँ, मैंने कहा कितनी फीस दे देगा। बोले सर मैं एक्चुअली बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपको मैं 500 रुपये दे पाऊँगा या 1000 रुपये दे पाऊँगा, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा 1000 रुपये। अब मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, मैं 1 घंटे में इतने पैसे लेता हूँ, 5 घंटे मुझे इसको पढ़ाना है, तो 5 घंटे के हिसाब से इतना हो जाता, और ये मुझे कितना दे रहा है, इतना। ये सही है क्या? इज दिस अप्रोच इज करेक्ट? नहीं ना। मेरे को पूछना चाहिए था फीस के लिए, इनफैक्ट मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर पढ़ना है? बोले सर सिर्फ 2-4 घंटे, 5 घंटे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाना। मैंने पैसे नहीं लिए, ठीक है, मैंने उसे फ्री में पढ़ा दिया। और 2-4 घंटे के लिए क्या पैसे लेने, ठीक है। अगर कोई करियर काउंसलिंग आ रहा है तो मैं क्या पैसे लूँगा उसके? कुछ नहीं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर द सेम, ठीक है। इस चीज़ों के लिए मैं कुछ नहीं बोलता, ऑब्वियसली बनता भी नहीं है मेरे को। मैं अंदर से मेरे आते नहीं है वो वाइब कि आई कैन आस्क फॉर द मनी। मैं नहीं पूछ सकता, नहीं बोल सकता। अब बात समझना यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से जो ऑडिटर है ना, उसको भी ये प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, और करता भी है। अब ऑडिट करने गए, अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको 5000 वाला एग्जांपल दिया था स्टॉक ऑडिट का, अब ये स्टॉक ऑडिट पे 5000 मिल रहे हैं, वो हमें कम लग रहे हैं। अब हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि स्टॉक ऑडिट में आधे स्टॉक की काउंटिंग ही नहीं करके, जो काम है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। आप समझो, कोई गरीब आदमी डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर साहब जेन्युइनली तबीयत खराब है, आप समझो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा आपकी फीस, तो डॉक्टर क्या आधा इलाज करेगा? भाई मेरी फीस है मैं एक विजिट के 500 रुपए लेता हूं, तूने मेरे को 250 दिया, तो तेरा आधा इलाज करूंगा, तो वो गलत है ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना जरूरी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है, तुम ये करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें किसी काम को करने के कोई प्रोसीजर को फॉलो करना है तो वो प्रोसीजर तुम फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग। तो ये बोल रहा है कि द मैटर ऑफ डिफिकल्टी हम समझते हैं, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व, इट इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर। या तो तुम्हें एक्सेप्टेंस देनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर तुमने एक्सेप्टेंस दी है तो काम ढंग से करो, अगले साल से अवेयर रह लेना, अगली बार पैसा मत मांगना, अगली बार से काम मत करना, एक बार ही तो अवेयर रहो इस काम के लिए। तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इसमें फंस जाते हो, गलत हो रहा है, तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, बट काम तो करके जाना ही पड़ेगा ना भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन मस्ट बी कंप्लीटेड, बिकॉज ऑडिट वर्क जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। बात समझ आई? फॉर विच देर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो अगर ऑल्टरनेटिव तरीका है उसको करने का तो वो करो, बट ऑल्टरनेटिव तरीका ही नहीं है तो क्या करें? बोलो, आई बात समझ में? बरोबर, क्लियर हुआ? ये चीज बोल रहे हैं। एप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या करो? एप्रोप्रिएट प्लानिंग कर लो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसे कम मिल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, अरे तो बाबा प्लानिंग कर लो ना इस तरीके से, इन मेकिंग सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्स अवेलेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट।
अप्रोप्रिएट प्लानिंग करोगे तो काम चल जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लो कि अच्छा क्योंकि पैसे कम मिल रहे हैं तो इसकी प्लानिंग कर लेता हूं कि कितना टाइम और कितने रिसोर्स इसको देने। Notwithstanding this, the relevance of information and thereby its value tends to diminish over time, and there is a balance to be struck between reliability of information and its नहीं हटाओ सर, इतना ही है, ये नहीं करना, बस इतना ही करना, समझ आ गया? ठीक है, डन। आगे देखें, other matters that affect the limitations of audit in case of certain subject matter limitations of the audit to detect नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ और मैटर्स भी होते हैं, लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। कई बार ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। एजर्शंस क्या क्या हैं, वो जो पॉइंट्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लिमिटेशंस कास्ट करने के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं? फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट और कल्यूजन। सीनियर मैनेजमेंट जिस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, बताइए वो आसान होगा कि ढूंढना कि डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा। अगर एम्प्लॉयज़ ने कल्यूजन किया, कल्यूजन मतलब ठीक है कि भाई समझना, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक स्टॉक डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक वो जो पैसे देगा। परचेज डिपार्टमेंट के बंदे ने मान लो 10,000 स्टॉक खरीदे, 10,000 यूनिट्स खरीदे, और वो किसके पास पड़े? स्टॉक डिपार्टमेंट वाले के पास। स्टॉक डिपार्टमेंट वाले ने 10 डब्बे उसमें से गायब कर लिए, ठीक है। अब कितने रह गए उसमें से? मतलब 100 डब्बे गायब कर लिए, कितने रह गए? ठीक है, 9,900, करेक्ट, 9,900 रह गए। तो ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करवाना इजी है कि डिफिकल्ट है? बहुत इजी है सर, क्यों? अरे भाई 10,000 का परचेस इनवॉइस देख लिया, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर देखेंगे तो उसमें पता लगा 100 कम है और पैसे भी 10,000 के गए हैं, तो हो गया ना, समझ आ गया ना? अब इसमें क्या हुआ, इसमें चल रही है एम्प्लॉयज़ की मिली भगत, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ने कहा एक काम कर, तू तो ट्रक का छोटा सा एक्सीडेंट दिखा दे, ट्रक का छोटा सा एक्सीडेंट दिखा दे। एक काम कर, एक्सीडेंट मत दिखा, अपन कह देंगे कि सामान को अनलोड करते टाइम पे सामान गिर गया था, तो उनको स्क्रैप करवा दिया अपन ने, ठीक है। 1-2% तो नॉर्मल लॉस हो ही सकता है ना, तो 1% भी पकड़ के चले तो 10,000 का 1% होता है 100, 10,000 का 1% होता है 100, नॉर्मल लॉस हो गया। 2% दिखा देते हैं अपन नॉर्मल लॉस, 200 का नॉर्मल लॉस दिखा देते हैं। चारों लोग 50-50 डब्बे गायब कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने नॉर्मल लॉस दिखा दिया, परचेस वाले को भी बोल दिया नॉर्मल लॉस दिखा दे, अकाउंटेंट को भी बोल दिया नॉर्मल लॉस दिखा दे, पेमेंट वाले को भी बोल दिया नॉर्मल लॉस, जो सामान ले गया उसको भी बोल दिया नॉर्मल लॉस, सब कुछ चारों ने मिल भगत करके कर लिया काम। अब ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट हो गया, आई बात समझ में? और मैनेजमेंट ने भी बोल दिया ठीक है हाँ नॉर्मल लॉस तो हो ही जाता है, उन्होंने कोई पुराने बॉक्सेस कोई सामान तोड़ वोड़ के दिखा दिया, तो मान गए वो लोग, समझ आया? दिस कैन हैपन। The existence and completeness of related party transactions and related parties relationships and transactions। अब related party कौन होती है? देखिए, नहीं सुनिए, रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है जो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स या कंपनी के जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स, प्रमोटिंग कंपनी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस है। अब रिलायंस के जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टीज है, क्योंकि वो दोनों ब्रदर्स हैं। रिलायंस की एक कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टीज है, समझ आ गया? ठीक है, तो रिलेटिव्स की कंपनीज, रिलेटिव्स ये सब रिलेटेड पार्टीज होती है। रिलेटेड पार्टीज इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है, मगर कई बार ऐसा होता है रिलेटेड पार्टीज के अंदर कई बार फ्रॉड हो जाता है, जैसे सत्यम और मेहतास, बताया था ना, सत्यम ने अपनी उल्टी कंपनी बनाई थी भाई। सत्यम का नाम है SATYAM और उसका रिवर्स करके उसने एक नई कंपनी बनाई जिसके थ्रू वो हैदराबाद में प्रॉपर्टीज़ खरीदता था और प्रॉपर्टीज़ का पैसा यहाँ से आता था, तो हो गया ना रिलेटेड पार्टी, आया समझ में? द ऑकरेंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस एंटिटी ने फॉलो नहीं करे, आई बात समझ में? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट में कॉज एंटिटी टू सीज टू एक्ट एज ए गोइंग कंसर्न, कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट हो गया जिससे कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। सर जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक की कंपनी है, प्लास्टिक बैन हो गया, अब क्या रहेगी? क्या कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी? नहीं रह पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी क्या है, ऑडिट की लिमिटेशंस आ जाती है।
ऑडिट को अफेक्ट करती है। तो कुल मिला के देयर आर 4 थिंग्स जो ऑडिट को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, पहला अपन ने देखा इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे करना है। एंटिटी एफआरएफ के हिसाब से स्टेटमेंट्स बनाती है, उन्होंने उसके बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ ठीक है जजमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। उसमें अपन ने एक एग्जांपल देखा मैनेजमेंट का, दूसरा अपन ने एग्जांपल देखा सोफिस्टिकेटेड प्लान्स बनाए गए थे छुपाने के लिए, और तीसरा अपन ने देखा ऑडिटर एक इन्वेस्टिगेटर नहीं होता जिसके पास इन्वेस्टिगेटर वाले राइट्स होते हैं। ये 3 एग्जाम्पल पूरा करने के बाद अपन ने एक और एग्जाम्पल देखा, ठीक है, जिसमें एक कंपनी के ऑडिटर्स के बारे में बता रखा था। ठीक है, फिर अपन ने देखा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड ठीक है बेनिफिट एनालिसिस, कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस अपनी जगह पे ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर यहाँ पे अपने काम को ढंग से ना करे। ऑडिटर इससे बच नहीं सकता, काम तो ढंग से ही करना पड़ेगा। और अदर मैटर्स आ जाते हैं जिसके अंदर फ्रॉड जो मैनेजमेंट ने किया, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई विद नहीं करना है, कुछ ऐसा इवेंट होना जिसकी वजह से एंटिटी शायद गोइंग कंसर्न ना रहे, तो ये भी क्या करेगा, ऑडिटर के काम के ऊपर लिमिटेशन कास्ट कर देगा। समझ आ गया? ठीक है भाई। उसके बाद अब ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है, ये इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क रहेगा। ये पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है ना, सुनिए मेरी बात, इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स में कल से चालू करूंगा। उससे पहले वाला जो पार्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, दैट इज़ योर होमवर्क। सो प्लीज़ आपको ये गो थ्रू करना है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, नीचे जो टेबल बनी हुई है ना, ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, कर चुके अपन बरोबर। क्या? नहीं सर, ये टॉपिक अलग है, यहीं तक है, दिस इज द क्वेश्चन, यहीं तक है। ये वो ऊपर वाला जो है ना, इंस्टीट्यूट आजकल चार्ट बना के देने लग गया कि आपको जो इतना जो आपने ऊपर पढ़ा उसका छोटा सा चार्ट बना के दे दिया इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक का। फिर उसके बाद यहाँ से इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, तो आपको ये करना है, टेबल की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया? क्लैरिटी? तो कल से चालू करेंगे रिलेशनशिप फॉर ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। डन? चलिए अब क्लास वाइंड अप करते हैं आज की। एक बार ऑनलाइन में किसी को ऑडिटर काउंट भी कर सकता है ना आइटम। व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ इंटेंशनली? इंटेंशनली मतलब अपनी इच्छा से, जानबूझकर। रिलेटेड पार्टी ऐसे 550, वेरी गुड। आपकी वॉइस स्लो आ रही है। ओहो, कोई बात नहीं, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।